अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे मुल्क के नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नाज़रीन, ये अपने आप में एक गैर मामूली अमल है। रिवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है नाज़रीन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आपके जो इस सबसे पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मनसब है, इंसाफ का सबसे बड़ा मनसब है, उस पे जो साहब बैठने जा रहे हैं, आपका उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ कुछ तनाज़ात भी जुड़े हुए थे, वो तनाज़ात भी एक दफ़ा दोबारा आपकी मेमोरी में रिफ़्रेश हो जाएंगे। उनकी अच्छी बातें भी बहुत सारी हैं, वो भी इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्फे में हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, एक ऐसे जस्टिस, एक ऐसे जज साहब कि जिनके बारे में गुमान किया जा रहा था कि शायद ये अब जज ही ना रहें, सुप्रीम कोर्ट के जज ना रहें, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं, इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के जो है वो रेफरेंसेस दायर किए गए। लेकिन ये जो सफ़र रहा, और ये बड़ा मुख्तसर सफ़र है, ऐसा नहीं कि बहुत दहाइयों पे मुहित है, चंद सालों की बात है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ़ जस्टिस होंगे। 17 सितंबर 2023 से 17 अक्टूबर 2024 तक का इनका जो है वो टेन्योर होगा बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसी दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना चार्ज संभालेंगे। जो मैंने आगाज़ में बात की कि उमूमन ऐसा होता नहीं था कि 3 महीने पहले ही किसी आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। उसकी वजह यह है, जो प्रैक्टिस थी आम, वो ये थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनसे सीनियर मोस्ट जज होता है, उनसे नीचे, वो फौरी तौर पे कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेता है या चार्ज ले लेता है एक्टिंग चीफ जस्टिस का। और उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी होता है बाकायदा, तो वो फिर प्रॉपर फॉर्मल एक चीफ जस्टिस की हैसियत से काम करना शुरू कर देता है। ये पहली दफ़ा हुआ है। जब वो सहाफ़ती हल्के जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि किसी भी चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन उससे 3 महीने पहले ही जारी कर दिया गया, यानी पहले वाले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जारी कर दिया गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी फौरी तौर पर समझ नहीं आई है कि इसकी पीछे वजह क्या हो सकती है। अब नाज़रीन, पीटीआई के लिए किस तरह से मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जज के मनसब पर आके, चीफ जस्टिस के मनसब पर आके वो कोई बदला लेंगे या वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। पीटीआई ने बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई हुई है माजी में, अगर आपको याद हो। नहीं याद, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है नाज़रीन। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस 19 जून 2020 को खारिज किया था। सदर कौन थे? आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब ने ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस भेजा था। अच्छा, भेजा क्यों था मैं आपको ये भी बताता हूँ। उसके पीछे एक वजह है, वो एक हिस्ट्री है। मुख्तसर बताऊंगा, मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी वीडियोस को मुख्तसर रखा करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आपको कम वक्त में पहुंच जाए। और अगर आप किसी भी सूरत में मुझसे बात करना चाहें, रब्ता करना चाहें नाज़रीन, मेरे इंस्टाग्राम का सामने भी मौजूद है लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप जाके क्लिक करके मुझसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को, ताकि हर तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अच्छा, अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में उससे पहले फैज़ाबाद धरना होता है। फैज़ाबाद धरना आपको याद है, जब टीएलपी वाले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब जा चुके हुए थे, तो धरना देके टीएलपी पहुंच गई। फैज़ाबाद में उन्होंने धरना दिया। वहाँ पे जाके जब धरना हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस धरने के हवाले से थ्रू मोटो नोटिस लेते हुए उस धरने के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया कि यह धरना करवाया किसने था। और कहीं ना कहीं जो है वो ताने बाने जो है उस रिपोर्ट के या उस केस के सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जाके मिलते थे। तो जब वो मिलना शुरू हुए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहों को तलब भी किया अपनी अदालत में। उसके बाद हमने क्या देखा कि पीटीआई ने इनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेज दिया। इनकी जायदादों की छानबीन शुरू हो गई, इनकी अहलिया की जायदादों की छानबीन शुरू हो गई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कि अपनी अहलिया को कभी एफबीआर के चक्कर, कभी अदालतों के चक्कर, कभी कहाँ के चक्कर लगाने पड़े। खैर नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 19 जून 2020 को ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया था, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ एक क्यूरेटिव यानी नज़र सानी की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी थी।
तहरीक इंसाफ ने मेड श्योर किया कि काजी फायज़ ईसा साहब हम आपकी जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। हुआ ये नाज़रीन कि फ़िलहाल अभी रवां माह जो है वो अप्रैल में इन चैम्बर समात के बाद इसका बाकायदा जो है फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अभी जारी नहीं किया गया। ठीक है, अब इस समात के दौरान ये वक्त भी आ चुका था नाज़रीन, महसूस ऐसा होता था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा शायद सुप्रीम कोर्ट के जज ही ना रहें, लेकिन अगैन कहते हैं जिसके साथ किस्मत हो, जिसके साथ तकदीर हो। अब पीटीआई वाले ये समझते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये समझते हैं कि पीटीआई के लिए अब ये एक मुश्किल खड़ी होने जा रही है। जस्टिस उमर बंदयाल ने जहाँ तक हो सकता था, मुझे ये लगता है और ऐसा अमूमन कहा भी जाता है, इमरान खान का साथ दिया, इन अ सेंस इंसाफ करते हुए, मेरिट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अनड्यू फेवर दी होगी, मेरिट पे साथ दिया। लेकिन क्या ये उम्मीद जस्टिस काजी फायज़ ईसा से पीटीआई इमरान खान रख सकते हैं कि जिनके खिलाफ उन्होंने हर हद तक जाने की कोशिश की जब इनका दौरे हुकूमत था? ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा नाज़रीन। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से बता देता हूँ। फैज़ाबाद धरना का तनाज़ा था, फिर नाज़रीन 2018 में नैब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था कि जी हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस जो है उसको दोबारा खोला जाए। हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली के खिलाफ 2002 का एक रेफरेंस है जो कि बाद में क्रैश हो गया था, लेकिन नैब ने कहा दोबारा खोलो इनके खिलाफ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नैब की ये अपील रद्द कर दी थी और कहा था जनाब कि उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है इस रेफरेंस को दोबारा खोलने की। तो इस इशू को लेके कुछ सियासी जमातों ने शोर मचाया था सोशल मीडिया पे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो इनकी साइड ले रहे हैं। ठीक है, फिर फैज़ाबाद का धरना, वो भी आपको शायद याद होगा। अच्छा, जब फैज़ाबाद धरने के बाद रेफरेंस भेजा गया और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ छानबीन का आगाज़ हुआ और जब वो उसमें बेकसूर पाए गए, तो ये बात है अप्रैल 2022 की। तब इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया था, उस इंटरव्यू आप निकाल के देख लीजिएगा। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। खैर नाज़रीन, मैं कुछ प्रोफाइल बता देता हूँ आपको जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की। मेरे सामने लिखे हुए फैक्ट्स मौजूद हैं। काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो 26 अक्टूबर 2059 को कोयटा में पैदा होते हैं। इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, अफ़गानिस्तान के शहर कंधार से है। इनके दादा हैं काजी जलालुद्दीन, वो 19वीं सदी के आखिर में कंधार से हिजरत करके कोयटा आ गए थे। आपके वालिद का नाम जो है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वालिद का नाम काजी मोहम्मद ईसा, ये बहुत बड़ा नाम रह चुका हुआ है जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ है। ये तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे नाज़रीन, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर भी रह चुके हुए इनके वालिद जो हैं। इनके एक कज़न है काजी अशरफ जहांगीर, आपको शायद पता हो, वो इनके फर्स्ट कज़न है और वो सफारतकार भी रह चुके हुए हैं। कोयटा में उन्होंने तालीम हासिल की, अपनी इब्तदाई तालीम। फिर ये कराची आ गए, कराची आके उन्होंने A लेवल्स के इम्तिहान दिए, वहाँ से OA लेवल किया, कराची ग्रामर स्कूल से किया। फिर वो लंदन चले गए, वहाँ पर उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1985 में काजी फायज़ ईसा साहब ने बतौर वकील बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जबकि 21 मार्च 1998 को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। बतौर जज तैनाती जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बतौर जज तैनाती से कबल उन्होंने 27 साल तकरीबन तमाम मुल्क के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में उन्होंने वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अच्छा, बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि काजी फायज़ ईसा जज बनने से पहले कॉलम लिखा करते थे। जी हाँ, अंग्रेज़ी अखबारात में आपके आर्टिकल छपते थे और उन्होंने मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान, इसके नाम से एक किताब भी शाया की थी, किताब भी लिखी थी जो कि अभी तक पढ़ाई जाती है। फिर जनाब उन्होंने जो है वो इनका जो ऊपर आना है, इनकी जो असेंडिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुशर्रफ के इमरजेंसी के ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीक चलाई थी, एहतजाज किया था, PCO जजेस के सामने पेश होने से इन्होंने इनकार कर दिया था। फिर जनाब इन्होंने जो है वो इनकी जो तैनाती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि जुलाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी के नफाज को खिलाफ आइन करार दिया। तो फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो तमाम जज साहिबान थे, तमाम के तमाम वो मुस्ताफ़ी हो गए। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई जज ही नहीं है, ये वकील थे, सीनियर वकील थे। हुआ ये कि इनको जो है मुशावरत के बाद इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस, वो बराह रास्त लगा दिया गया, बराह रास्त चीफ जस्टिस लगा दिया गया। उससे बड़ा एतराज़ हुआ, बड़े वकला मोतरस भी हुए। उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। 2012 में आपको याद होगा मेमो गेट स्कैंडल आया था
उसमें 1 पर्सन कमीशन बना था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे उसके सरबराह। तो आसमा जहांगीर ने बड़ा एहतजाज किया था इस चीज़ के ऊपर। फिर जनाब 5 सितंबर 2014 को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया। 8 अगस्त 2016 को जो कोयटा दहशतगर्द हमले हुए थे, आपको याद होगा, तो इनको उस वक्त जो है वो उस दहशतगर्दी के वाक़े का सिंगल बेंच जज भी बनाया गया था और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 13 दिसंबर 2016 को। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अभी तक सामने नहीं आई वो आज तक। लेकिन अगेन जज बतौर जज इनका रिकॉर्ड क्लीन रहा है, सिवाय पीटीआई के दौर में कुछ कंट्रोवर्सीज़ के। तो अगेन सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप इंसाफ का बोलबाला करेंगे। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।